हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है वी4 यूपीएससी और मैं हूं आपका दोस्त रतेश कुमार गिरी। चलिए फिर से आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं अपने इस बीपीएससी की सीरीज में, जो कि आपकी 67वीं 68वीं बीपीएससी, बिहार दरोगा, बिहार हेड टीचर और वेरियस अदर एग्जामिनेशन, जैसे आपकी थर्ड ग्रेजुएट लेवल के बिहार एसएससी की एग्जामिनेशन होने वाली है, बिहार पुलिस की काफ़ी सारी वैकेंसीज आने वाली है। इसके अलावा ये जो आपका प्रैक्टिस सेट है, ना सिर्फ बिहार के एग्जामिनेशन के लिए बल्कि आपकी जो ऑल इंडिया लेवल पे जो भी आपके एसएससी, रेलवे, इस तरह के एग्जामिनेशन है, जेपीएससी की, सभी में आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा दोस्तों। इस सीरीज में हम लोगों ने ऑलरेडी 3 प्रैक्टिस सेट कर चुकी है, जिसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके 15 होते हैं, लेकिन यहाँ पर काफ़ी आपकी डिस्कशन और यहाँ पर एक्यूरेसी मेंटेन की जाती है। तो चलिए, अगर आपको सेशन पसंद आए दोस्तों तो प्लीज़ 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 इसको लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि देखिए आपका एक लाइक हमारे लिए बिल्कुल मोटिवेशन का काम करता है। और एक और रिक्वेस्ट रहेगी आपसे कि अगर जब आप इस वीडियो को लाइव देख रहे होंगे तो उस समय कोशिश कीजिएगा कि आप जो है ना कमेंट सेक्शन में अपने जवाब देते चलें और उसके बाद आप आंसर को देखिए। ठीक है, इससे ये पता चलेगा कि आपको एग्जामिनेशन टाइम का एक प्रेशर भी फील होगा, साथ ही साथ आपको ये भी पता चलेगा कि आप कितने पानी में हो। और लास्ट में हो सके तो आप अपने स्कोर कार्ड भी यहाँ कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो कि आपने इस 15 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन सही किए हैं। ठीक है, अगर आपका कोई सलाह, किसी भी तरह का कुछ भी आपकी क्वेरी हो तो आप कमेंट ज़रूर कर सकते हैं। आप अपने इस छोटे भाई को कोई भी सलाह दे सकते हैं दोस्तों, अगर अच्छी लगी तो हम उसको ज़रूर फॉलो करेंगे। थैंक यू सो मच। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले अगर देखिए तो आपका पहला क्वेश्चन की बात कर रहा है कि हु वाज द फर्स्ट लोकसभा स्पीकर ऑफ इंडियन पार्लियामेंट। तो देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अभी के टाइम में ना लोकसभा में और राज्यसभा काफ़ी ज़्यादा, मतलब इनमें टसन चल रहा है। और खास तौर पे अगर देखिए तो लोकसभा जो है, आज आजकल इनके वर्क कल्चर पे काफ़ी ज़्यादा सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि सेशंस अच्छे से चल नहीं पा रहे। हमारी जो सत्तारूढ़ पार्टी है वो चीज़ों को अलग ढंग से यहाँ पर पास करवा लेती है, तो इसको लेकर के काफ़ी डिबेट चल रहा है। अब वर्तमान समय के आपके लोकसभा स्पीकर और शुरुआत के फर्स्ट आपके लोकसभा स्पीकर दोनों आपके बीपीएससी के हिसाब से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए देखिए, आपके जीबी मावलंकर। आपके उसके बाद आपके ऑप्शन नंबर बी हैं डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, सी ओम बिरला, डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ई जो आपके बीपीएससी में एक अलग से ऑप्शन होता है नन ऑफ दीज या मोर देन वन। तो यहाँ पर देखिए ओम बिरला तो आपके वर्तमान में आप अभी आपके लोकसभा स्पीकर हैं, तो ये होंगे नहीं। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा की बात करें तो ये हमारे संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे दोस्तों, याद रखिएगा। जब संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी तब इनको अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। ठीक है, तो यहाँ पर ओम बिरला कैंसिल हो गए और डॉक्टर सत्यानंद सिन्हा कैंसिल हो गए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को याद रखिएगा कि ये संविधान सभा के सभापति थे, यानी जब आपकी अंतरिम सरकार का गठन हुआ था और जब वो संविधान सभा के रूप में वर्क करती थी, तो वो आपका यहाँ पर उसको जो चेयर करते थे वो राजेंद्र प्रसाद थे, यानी वो आपके लोकसभा के चेयरपर्सन नहीं थे, वो आपके संविधान सभा के चेयरपर्सन थे, तो ये भी नहीं होंगे। यहाँ पर सही आंसर है आपके जीबी मावलंकर साहब। ये आपके पहले लोकसभा स्पीकर होने का श्रेय इनको जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलिए, तो बोला जा रहा है कि हु वाज द फर्स्ट चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा। दोनों का आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। और कल का वीडियोस अगर आपने देखा होगा तो आपको ये पता होगा कि आप यहाँ पर गेस कर सकते हो कि इसके सही आंसर कौन होंगे, क्योंकि कल के वीडियोस में हमने डिस्कशन किया कि जो चेयरपर्सन होते हैं राज्यसभा के वो कौन होते हैं दोस्तों, ये एक्स ऑफिशियो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, यानी जो भी वाइस प्रेसिडेंट बनेंगे वो अपने आप आपके राज्यसभा के चेयरपर्सन होंगे। तो आप ये बताइए कि आपके राज्यसभा के, यानी भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे। जो भारत के पहले उपराष्ट्रपति होंगे वही भारत के पहले राज्यसभा के सभापति भी होंगे। तो ऑप्शन नंबर ए है सरदार वल्लभ भाई पटेल, खान अब्दुल गफ्फार खां, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। तो चलिए इसका आप सही जवाब दे सकते हैं। और यहाँ पर एक ऑप्शन नंबर ई भी है दोस्तों, नन ऑफ द एबव और मोर देन वन। तो देखिए सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे ना, ये भारत के पहले उप प्रधानमंत्री, आपके डिप्टी प्राइम मिनिस्टर होने का श्रेय इनको जाता है। खान अब्दुल गफ्फार खां आपके इस तरह से अंतरिम सरकार में उन्होंने भाग ही नहीं लिया था, क्योंकि वो भारत विभाजन से काफ़ी ज़्यादा रुष्ट हो चुके थे। और उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अभी हमने बात की कि ये आपके भारत के पहले राष्ट्रपति होंगे जब आपका संविधान लागू होगा। और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी आपका यहाँ पर जो है विधि मंत्रालय को संभाल रहे थे उस समय दोस्तों, तो ये भी चेयरपर्सन नहीं थे।
यानी ऑप्शन नंबर ई यहाँ पर सही हो जाएगा। यहाँ पर जो आपके भारत के पहले राज्यसभा के चेयरपर्सन या फिर भारत के पहले उपराष्ट्रपति जो थे वो थे आपका डॉक्टर आपके राधा कृष्णन साहब थे। ठीक है, तो याद रखिएगा कि आपके राधा कृष्णन जो थे वो आपके भारत के पहले उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के पहले चेयरपर्सन थे। उसके बाद देखिए एक थोड़ा सा आप ध्यान भी दीजिएगा, टर्म में लोकसभा के जो हेड होते हैं उनको बोला जाता है स्पीकर, लेकिन जो राज्यसभा के हेड होते हैं ना उनको बोला जाता है चेयरपर्सन। तो ये भी थोड़ा सा याद रखिएगा कि दोनों की टर्मिनोलॉजी में भी अंतर होती है। क्वेश्चन नंबर 3 पे बात करें कि फर्स्ट मीटिंग ऑफ इंटरिम गवर्नमेंट, यानी कि भारत की आज़ादी से पहले भारत का यहाँ पर अंतरिम सरकार का गठन हो चुका था। ठीक है, कि आपकी संविधान सभा जो थी वही आपकी अंतरिम सरकार के रूप में भी काम करती थी और वही आपका जो है आपके संविधान सभा के रूप में भी काम करती थी। तो आपको बताना है कि जो अंतरिम सरकार का गठन हुआ था डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में, तो उन उसकी पहली बैठक कब हुई थी? ऑप्शन नंबर ए है 11 दिसंबर 1946, ऑप्शन नंबर बी 9 दिसंबर 1946, सी है आपका 3 जून 1947 और डी है आपका 26 नवंबर 1949। तो देखिए 11 दिसंबर को आपकी सेकेंड मीटिंग हुई थी, यानी ये ऑप्शन तो गलत हो गया। और 11 दिसंबर की मीटिंग में ही ये डिसाइड होता है कि जो संविधान सभा के सभापति होंगे, स्थायी सभापति परमानेंट वाले, वो आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होंगे। तो पहली मीटिंग तो ये थी नहीं। अगर बात करें 9 दिसंबर 1946 की, तो ये आपका सही जवाब होगा। यहाँ पर ही आपके डॉक्टर सदानंद सिन्हा साहब को आपके संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना जाता है दोस्तों। 3 जून क्यों फेमस है? तो 3 जून को बालकन प्लान के लिए फेमस माना जाता है, यानी जो आपके अंतिम गवर्नर जनरल थे लॉर्ड माउंटबेटन, उन्होंने यहाँ पर भारत विभाजन के लिए एक प्लान लाया था जिसको हम लोग बालकन प्लान के नाम से भी जानते हैं। तो ये नाम भी याद रखिएगा। आपसे कभी कभी पूछ लेता है कि बालकन प्लान किससे संबंधित था, तो वो लॉर्ड माउंटबेटन से था। तो 3 जून उसके लिए फेमस है। आपका 26 नवंबर 1949 क्यों फेमस है दोस्तों? तो आपको पता होगा कि आपकी संविधान सभा ने अंतिम रूप से इस दिन हस्ताक्षर किए थे और अपने आप पे अपने पूरे संविधान को आत्मार्पित किया था। कुछ कुछ क्लॉजेस जो है यहाँ पर छोड़ दें तो बाकी बहुत सारे क्लॉज यहाँ पर जो है आपका इसी दिन से लागू हो गया था। कुछ कुछ क्लॉज जो है इंपॉर्टेंट वाले जो नियम थे या इंपॉर्टेंट जो आर्टिकल थे वो आपके 26 जनवरी 1950 से लागू हुए थे। यानी आपका संविधान दिवस जो कब मनाया जाएगा? तो आपका 26 नवंबर को। तो आप ये भी याद रखिएगा कि संविधान दिवस किस दिन मनाया जाता है? 26 नवंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करें तो आपकी एक पुस्तक है दोस्तों आपके एनिसेंट इंडिया के प्राचीन भारत के मुद्रा राक्षस। बोला जा रहा है कि मुद्रा राक्षस जो है उसके रचयिता कौन थे, किसके द्वारा ये लिखा गया? तो ऑप्शन नंबर ए है सुद्रक, बी है हरिसेन, सी है अमर सिंह और डी है आपका विशाख दत्त। तो देखिए यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो होगा आपका विशाख दत्त। अमर सिंह जो है उन्होंने अमर कोश नाम की एक पुस्तक लिखी थी जो एक तरह से माना जाता है कि वो एक डिक्शनरी था आपका संस्कृत लैंग्वेज का। हरिसेन ने यहाँ पर जो है आपका समुद्रगुप्त के टाइम में प्रयाग प्रशस्ति जो लेख है उसको लिखा था। और शूद्रक की रचना आप बता सकते हो दोस्तों इसकी इनकी रचना क्या थी? तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि जो शूद्रक लेखक थे उनकी रचना का नाम क्या था। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी, यानी नालंदा विश्वविद्यालय, प्राचीन काल में जो नालंदा विश्वविद्यालय था इसके निर्माता कौन थे? अगर इसके निर्माता की बात की जाए तो फर्स्ट, तो यहाँ पर अगर ऑप्शन को अगर आप देखो तो एक बार तो आपको याद पड़ेगा कि यहाँ पर जो है ना ऑप्शन नंबर ए है आपका धर्मपाल, ऑप्शन नंबर बी है गोपाल, ऑप्शन नंबर सी है आपकी कुमारगुप्त द्वितीय और ऑप्शन नंबर डी है आपका कुमारगुप्त प्रथम। तो देखिए आपको पता होना चाहिए कि नालंदा विश्वविद्यालय से जुड़े हुए दो पर्सन यहाँ पे हैं। एक है आपका धर्मपाल। तो धर्मपाल कौन थे दोस्तों? तो धर्मपाल वो व्यक्ति थे आपके पाल वंश के जिन्होंने आपका नालंदा विश्वविद्यालय का जीर्णोद्धार करवाया था, यानी पहले किसी और ने बनवा रखा था और वो जब जर्जर स्थिति में था तो इन्होंने अपने शासन काल में उसको फिर से रिनोवेट करवाया और लगभग 200 गांव यहाँ पर दान में दिए थे ताकि आप इस शैक्षणिक संस्थान का अच्छी तरह से देखभाल किया जाए। गोपाल वो व्यक्तित्व हैं आपके पाल वंश के जो कि पाल वंश के संस्थापक भी थे। साथ ही साथ इन्होंने भी एक विश्वविद्यालय का निर्माण किया था बिहार शरीफ में जो उस समय उदंतपुरी के नाम से जाना जाता है। तो आपको से अगर सवाल आए कि उदंतपुरी विश्वविद्यालय के रचयिता कौन है तो या सॉरी निर्माता कौन है, तो आपको याद रखना होगा कि वहां पर उसका सही जवाब होगा वो होगा आपका गोपाल। अगर ऑप्शन नंबर सी की बात करें कुमारगुप्त द्वितीय और ऑप्शन नंबर डी है कुमारगुप्त प्रथम, यहाँ आप कंफ्यूज हो सकते हो क्योंकि दोनों के दोनों गुप्त वंश के शासक हैं और दोनों का नाम भी आपका कुमारगुप्त है। तो यहाँ पर याद रखिएगा कि आपके नालंदा विश्वविद्यालय के जो संस्थापक हैं वो आपके कुमारगुप्त प्रथम है, कुमारगुप्त द्वितीय नहीं है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। फंडामेंटल राइट बोल रहा है कि ये भारत के संविधान के किस भाग में है? तो यहाँ पर कभी कभी आपका आर्टिकल के साथ साथ पार्ट भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो याद रखिएगा कि आपका
यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है आपका पार्ट 3, ऑप्शन नंबर बी है पार्ट 4A, ऑप्शन नंबर सी है पार्ट 4 और ऑप्शन नंबर डी है पार्ट 5। तो देखिए भारतीय संविधान में ना अनुच्छेदों को कई सारे भाग में बांटा गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा ये जैसे नागरिकता जो है आपका पार्ट 2 में है, तो आप यहाँ पर देखिए सही जवाब जो होगा वो होगा आपका पार्ट 3, यानी हमारे जो मौलिक अधिकार है आपका 12 से 35 तक, ये संविधान के भाग 3 में है। ठीक है, भाग 4A में आपका देखने को मिलेगा भारत के मौलिक कर्तव्य, यानी जो आपकी मौलिक कर्तव्य जिसको बाद में 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया, जो कि हमने पिछले वीडियोज में डिस्कस किया है। तो यहाँ पर जो 4A में आपको देखने को मिलेगा आपका मौलिक कर्तव्य। पार्ट 4 में आपको क्या देखने को मिलेगा, तो भाग 4 में आपको देखने को मिलेगा भारत के नीति निर्देशक तत्व, यानी राज्य को जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल दिए गए कि राज्य को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, वो आपको यहाँ देखने को मिलेगा। और पार्ट 5 जो है ये आपका केंद्र से संबंधित है, तो आपकी केंद्र जो है किस तरह से काम करेगी, और इस केंद्र में तीनों चीजें आएंगी दोस्तों, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, तीनों का जो उल्लेख है आपका संविधान के भाग 5 में किया गया है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहा है कि विच वाज ओनली पेनिनसुलर महाजनपद ऑफ इंडिया। अब देखिए पेनिनसुला, अगर आपने पिछले वीडियोस को देखा तो आपको पता है पेनिनसुला क्या होता है दोस्तों, वो चित्र होता है जमीन का जो कि आपका तीन और पानी से घिरा हो, यानी ये बात कर रहा है आपका दक्षिण भारत की। तो भारत में, प्राचीन भारत में ऐसा कौन सा आपका महाजनपद था जो नर्मदा के पार का जो एरिया है दोस्तों, विंध्याचल पर्वत के उस तरफ का, तो उसके नीचे का एरिया हम लोग को ऐसा माना जाता है कि वो दक्षिण भारत का एरिया है। तो आपको बताना है कि प्राचीन काल में जो 16 महाजनपद रहे हैं, उस 16 में से कौन सा एकमात्र ऐसा महाजनपद था जो आपका दक्षिण भारत में या पेनिनसुलर इंडिया में पड़ता था। तो याद रखिएगा यहाँ पर ऑप्शन है आपका अस्मक, मिथिला, कंबोज और गांधार। देखिए यहाँ पर अगर नीचे से चले तो गांधार अभी के टाइम में आपको देखने को मिलेगा पाकिस्तान वाले एरिया में, कंबोज जो है अभी के टाइम में आपको देखने को मिलेगा अफगानिस्तान वाले एरिया में। तो कभी कभी ये भी आपसे पूछ लेता है कि कौन सा ऐसा महाजनपद है जो वर्तमान समय में भारत में नहीं है, तो आप वहां पर ये दोनों को याद रख सकते हैं कि कंबोज आपका अफगानिस्तान में और गांधार आपका पाकिस्तान में भी पड़ेगा। मिथिला ये आपका नॉर्थ बिहार और नेपाल वाला एरिया है दोस्तों। और तो सही जवाब यहाँ पर जो होगा वो होगा आपका अस्मक, अस्मक जिसकी राजधानी पोटली या पोतन जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा कि ये आपका दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद हुआ करता था। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो आपका बोल रहा है कि थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल जो थी वो किसके टाइम में हुई थी, यानी यहाँ पर शासक का नाम पूछ रहा है। तो देखिए चारों के चारों जो आपके बौद्ध संगीतियां हैं ये काफी इंपॉर्टेंट है, कब हुई थी, किसके काल में हुई थी, उस स्थान का नाम बताना है होगा आपको कि कहाँ हुई थी, और साथ ही साथ उस बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे। तो ये काफी एकदम रट्टा मार लीजिएगा इसको, यहाँ से एक ना एक क्वेश्चन आपको एकदम पक्का आना ही आना है। तो तृतीय बौद्ध संगीति की बात करें तो फर्स्ट सेकंड तो हमने पिछले वीडियोस में कर रखा है। थर्ड बौद्ध संगीति आपकी जो हुई थी वो आपकी किस में हुई थी, तो ऑप्शन नंबर ए है कनिष्क, बी कालाशोक, सी आपका चंद्रगुप्त मौर्य और डी है आपका अशोक। तो देखिए कनिष्क के टाइम में हुई है आपकी चौथी बौद्ध संगति। कालाशोक के बारे में हमने पिछले वीडियोस में डिस्कस किया कि वैशाली में जो हुआ था आपका सेकंड बौद्ध संगति हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य क्यों दिया मैंने, तो इनके टाइम में हुई थी प्रथम जैन संगति, आप ये भी याद रख सकते हैं क्योंकि पटना बिहार में ये हुआ था, पाटलिपुत्रा में। तो ये काफी इंपॉर्टेंट रहेगा कि चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में ना आपकी प्रथम बौद्ध संगति हुई है दोस्तों, तो ये आप याद रखिएगा। फिर अशोक के टाइम में आपकी तृतीय बौद्ध संगति हुई, तो सही जवाब जो है आपका ये होगा क्या, अशोक होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो बोल रहा है कि हु बुद्धिस्ट, सॉरी यहाँ पर विच होना चाहिए था, विच बुद्धिस्ट लिटरेचर हैव स्टोरी ऑफ बुद्धा अर्ली लाइफ, यानी ये बोल रहा है कि किस आपके बौद्ध धर्म के किस आपके साहित्य में या लेख में या जो भी पुस्तक आपके बौद्ध धर्म से संबंधित है, तो बौद्ध धर्म की ऐसी कौन सी पुस्तक है जिसमें बुद्ध की पुनर्जन्म की कहानियों के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है आपका अंगुत्तर निकाय, ऑप्शन नंबर बी है आपका दीप महावंश, ऑप्शन नंबर सी है आपका जातक और ऑप्शन नंबर डी है मैत्रेय। तो देखिए अंगुत्तर निकाय वो है जहां से आपको महाजनपदों की जानकारी होती है कि आपके 16 महाजनपद की जानकारी किधर है, तो अंगुत्तर निकाय में। दीप महावंश क्या है दोस्तों, तो ये आपके सिंहली, यानी कि प्राचीन काल में ना श्रीलंका को सिंहली देश भी बोला जाता था। तो ये एक बौद्ध धर्म का काफी एक कह सकते हो कि प्रॉमिसिंग सोर्स है आपकी, जहां से काफी कुछ सटीक जानकारी मिलती है, और ये आपका श्रीलंका के इतिहास के बारे में भी बताती है। ऑप्शन नंबर डी की बात करें मैत्रेय, तो जैसे हमारे हिंदू धर्म में बोला जाता है कि हमारे जो विष्णु हैं वो एक 10वां अवतार भी लेंगे जिसको हम लोगों ने नाम दिया कल की अवतार। तो आपकी अगर आप हिस्ट्री को डीप पढ़ोगे ना तो यहाँ पर देखोगे कि बाद में महात्मा बुद्ध को विष्णु का ही 9वां अवतार कहीं ना कहीं मान लिया जाता है। तो यहाँ पर इनके भी एक भविष्य के अवतार की बात हो रही है,
यानी बुद्ध भी जो है आने वाले टाइम में एक अवतार लेंगे और उस अवतार का नाम यहाँ दिया गया है मैत्रेयी। यानी ये तो आपके भविष्य के जन्म की बात हो रही है। दीप महावंश श्रीलंका के इतिहास बता रहा है, अंगुत्तर निकाय आपके महाजनपदों के बारे में। तो सही जवाब है आपका जातक। जातक वो पुस्तक है जहां पर आपको बुद्ध की पुनर्जन्म की कहानियों के बारे में बताया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर देखिएगा कि बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज कंपनी पेंटिंग। कंपनी पेंटिंग के नाम से किसको जाना जाता है दोस्तों? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए है आपका अंगिका पेंटिंग, ऑप्शन नंबर बी मधुबनी पेंटिंग, थंका पेंटिंग और पटना कलम। ऑप्शन देखिए पिछले वीडियोस का ही सेम ऑप्शन है। तो यहाँ पर आपको मैंने पिछले वीडियोस में हिंट भी दिया था। अंगिका पेंटिंग ये आपको देखने को मिलेगी भागलपुर वाले क्षेत्रों में, और यही आमतौर पे आपकी किंवदंतियां या आप कह सकते हो कि जो आपकी सुपर नेचुरल स्टोरी जो है उस पे बेस्ड होती है आपकी अंगिका पेंटिंग। ठीक है। उसके बाद मधुबनी पेंटिंग हमने पहले ही बात कर ली है कि ये जो आपका है उत्सुकता, आपके जो भी प्रेम, इस तरह की चीजों को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है, और ये इसको कोबर पेंटिंग भी कहते हैं। अब ये काफी फेमस हो चुका है दोस्तों। थंका पेंटिंग की बात हमने की थी कि ये जादू टोना से संबंधित है और सुपर नेचुरल शक्तियों से संबंधित है। ये अभी का टाइम में आपका तिब्बत में है। तो कंपनी पेंटिंग जो है वो आपका सही जो होगा वो होगा पटना कलम। क्यों पटना कलम? क्योंकि देखिए इसकी शुरुआत अगर आप देखोगे ना, हिस्ट्री पढ़ोगे जब आप, तो देखोगे कि जो मुगल वंश था, मुगल वंश जो है उसने काफी ज्यादा पनाह दिया आपके चित्रकारी वगैरह का, खासतौर पे जहांगीर के काल में। जहांगीर का काल जो है ना आपके चित्रकारिता के लिए काफी फेमस होता है। लेकिन जब औरंगजेब का शासन आता है तो आप औरंगजेब के शासन को अगर आप पढ़ोगे तो वो जो व्यक्ति है उसके समय में मुगल वंश या मुगल साम्राज्य सबसे बड़ा तो था, लेकिन उसने अपनी पूरी जिंदगी युद्ध में बिताई थी। तो जिस राज्य में अशांति होगी दोस्तों वहां पर आपको इस तरह की एक्स्ट्रा एक्टिविटी आपको नहीं देखने को मिलेगी। उस कारण से क्या हुआ कि वहां के जो इतिहासकार थे या सॉरी वहां के जो चित्रकार थे, उनको एक शाही जो संरक्षण था, जो राज दरबार का संरक्षण था वो खत्म हो गया। इसके कारण ये अलग अलग क्षेत्रों में बस गए। और औरंगजेब के बाद ही देखोगे कि 1707 के बाद ही आपकी जो कंपनी है, खासतौर पे ईस्ट इंडिया कंपनी और डच कंपनी, इसने अपने पैर काफी ज्यादा जमाना शुरू किया था। और पटना एक इमिनेंट सेंटर बना जहां पर ये जो विस्थापित चित्रकार थे आकर के यहाँ पर पेंटिंग करने लगे। पहली ऐसी पेंटिंग थी पटना कलम जिसके बारे में आप थोड़ा जान लें कि जिसने आम जनजीवन का चित्रण किया था। इससे पहले अगर आप देखो तो कोई आपकी सुपर नेचुरल पेंटिंग कर रहा है, यानी देवी देवताओं की ऐसी चीजों की, कोई उत्तेजना की बात कर रहा है, कोई आपके दिव्य रूप की बात कर रहा है। लेकिन पटना कलम पहली ऐसी पेंटिंग थी जिसने आपकी नॉर्मल चीजें जैसे ठठेरा की डोली होता हुआ कहार, इस तरह की चीजें, धोबी, धोबी घाट, रूही बुनती, या ऐसे कुछ कुछ चीजों जैसे होली, दिवाली, ईदगाह, ऐसी चीजों की पेंटिंग यहाँ पर की गई थी। तो आप याद रखिएगा कि पटना कलम को आपकी जनजीवन की पेंटिंग भी कहा जाता है। ये काफी इंपॉर्टेंट होगा आपके बीपीएससी के हिसाब से। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें तो बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर होना चाहिए था, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट विल हैव सेकंड जू इन बिहार, यानी बिहार के किस जिले में आपका दूसरा चिड़ियाघर खोला जाएगा दोस्तों? तो यहाँ पर इसका जवाब आप ध्यान से दीजिएगा। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए है आपका अररिया, ऑप्शन नंबर बी है राजगीर जो कि नालंदा डिस्ट्रिक्ट में पड़ेगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी है कैमूर, ऑप्शन नंबर डी है बोध गया। तो देखिए यहाँ पर चारों ऑप्शन की बात करें, सबसे पहले नीचे से चलें तो बोध गया की। तो यहाँ याद रखिएगा कि रिक्लाइनिंग बुद्धा यानी सोए हुए बुद्धा का सबसे बड़ा जो मूर्ति लगा है दोस्तों आपकी एशिया में सेकंड और वर्ल्ड में सेकंड अगर आप बोल लो तो वो आपका बोध गया में लगा है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि बोध गया में भी हाल फिलहाल में क्या हुआ है। वैसे तो बोध गया आपके बौद्ध धर्म का सबसे प्रॉमिसिंग या सबसे सीक्रेट प्लेस माना जाता है। तो यहाँ पर देखिए बोध गया में अभी हाल ही में ना बुद्ध की रिक्लाइनिंग स्टैचू लगाई गई है, यानी सोई हुई अवस्था में लगाई गई है, तो इसलिए ये फेमस है। कैमूर की बात करें तो यहाँ पर आपका सेकंड आपका नेशनल पार्क, जैसे बिहार की बात करें तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व पहले से आपका एक है जो आपकी पश्चिम चंपारण में है, जहां पर अभी बाघों का संरक्षण कर रहे हैं। कैमूर वो दूसरा डिस्ट्रिक्ट होगा जहां पर हम लोग जो है बाघों का संरक्षण यहाँ पर करेंगे। राजगीर की बात करें तो यहाँ पर आपका आपकी जंगल सफारी खोली गई है, और इसके साथ साथ आपकी नेचर सफारी खोली गई है। लेकिन सफारी और जू में अंतर होता है दोस्तों। जू में जो पशु होते हैं वो एक दायरे में बंधे होते हैं, जबकि सफारी में उनका वो पूरा एरिया होता है। ठीक है। तो यहाँ पर आप राजगीर को गलती से कंफ्यूज मत कीजिएगा। इसका सही जवाब होगा आपका अररिया। अररिया में एक एरिया है दोस्तों रानीगंज। तो रानीगंज वो एरिया होगा अररिया का जहां पर आपका सेकंड जू आपकी खोली जाएगी। तो याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 पे बात करें तो आपका बिहार का पहला मेगा फूड पार्क जो है कहाँ खोला जाएगा या कहाँ बन रहा है, डिस्ट्रिक्ट की बात करनी है।
तो देखिए मेगा फूड पार्क क्या होता है, थोड़ा सा ये भी समझ लीजिए। देखिए आपकी खाद्य संयंत्र उत्पादन के केंद्र को ही बोलते हैं फूड पार्क, जहाँ पर जो आपके खाद्य पदार्थों से जो है कई चीज़ों का निर्माण होता है, जैसे चिप्स कुरकुरे इस टाइप से, या कुछ भी ऐसे चीज़ें। अब यहाँ पर मेगा फूड पार्क का मतलब क्या है, चूंकि अलग अलग चीज़ें अलग अलग डिस्टेंस पे होगी या अलग अलग स्थान पे होगी, तो सरकार के लिए साथ ही साथ जो आपको वो संयंत्र लगा रहा है उसके लिए भी समस्याएं होती है, इंफ्रा की, बिजली की और बाकी चीज़ों की। तो सरकार एक खास एरिया चुनती है, वहां पर आपको सारी सुविधाएं, बिजली, ट्रांसपोर्टेशन, आपकी इन्वेस्टमेंट, आपका जो लैंड है, ये सारी चीज़ें आपको मुहैया कराई जाती है ताकि आपको इन सभी चीज़ों में आसानी होगी। तो बिहार का पहला मेगा फूड पार्क जो खोला जाएगा दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है मुजफ्फरपुर, मुंगेर, मधुबनी और मधेपुरा। तो यहाँ सही जवाब होगा आपका मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर देखिए ऐसे भी काफ़ी फेमस है, हमने पिछले कई वीडियोस में बात किया है कि आपका शुगर फ्री आम हो, शाही लीची हो, आपका मखाना हो, इस तरह की कई चीज़ों के लिए मुजफ्फरपुर फेमस है। तो यहाँ पर देखिए सही जवाब होगा आपका मुजफ्फरपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो बोल रहा है कि कर्नाट वंश के संस्थापक कौन थे। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए है हरि सिंह, बी नानदेव, सी भीमदेव, डी लक्ष्मण सेन। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों आपका नानदेव। नानदेव जो है आपके कर्नाट वंश के संस्थापक थे। इसको लॉर्ड ऑफ हीरो भी बोला जाता है दोस्तों, यानी कि आपके हीरो के जो आपके राजा हैं, यानी बहुत ही आपके उस एरिया के प्रोमिनेंट रूलर हुआ करते थे। कभी कभी कर्नाट वंश को आप देखिएगा तो यहाँ पर आपको तिरहुत वंश भी देखने को मिलेगा, यानी मुजफ्फरपुर वाला जो एरिया है दोस्तों, अभी भी देखो अगर आप प्रमंडल पढ़ोगे बिहार के तो उसमें से एक प्रमंडल आपको तिरहुत प्रमंडल देखने को मिल जाएगा। तो यानी कर्नाट वंश जो है जो मुजफ्फरपुर वाले एरिया में था, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, तो इस एरिया को पहले तिरहुत एरिया भी कहा जाता था। तो कभी कभी आपको कर्नाट वंश की जगह तिरहुत वंश भी देखने को मिल जाएगा। और इसके संस्थापक जो थे वो आपके नानदेव थे। अंतिम राजा भी याद रखिएगा, वो थे हरि सिंह। ठीक है। उसके बाद देखिए बोल रहा है कि आपका कौन सा आपका लॉन्गेस्ट फ्लोइंग रिवर है आपके बिहार का, ये ध्यान से सुनिएगा। बोल रहा है विच ऑफ द लॉन्गेस्ट नॉर्थ फ्लोइंग रिवर, यानी ऐसी नदी जो उत्तर की तरफ बह रही है, उत्तर से की बात नहीं कर रहा, ऐसी बिहार की नदी जो उत्तर से बह रही है और जिसकी लंबाई सबसे ज्यादा, आपको वो बताना है। तो थोड़ा सा मैप को आपको रिकॉल करना पड़ेगा कि कौन सी नदी आपके उत्तर की तरफ बिहार में बह रही है। तो देखिए यहाँ पर अगर बात करें ऑप्शन की, सोन, गंडक, फल्गु और कोसी। तो देखिए उत्तर से बहने वाली अगर नदियों की बात करें ना, उत्तर से दक्षिण, यानी जो नेपाल से ऐसे नीचे की तरफ आ रही है, तो गंडक आपको देखने को मिलेगा कि पश्चिम चंपारण से होते हुए इस तरह से नीचे आती है। कोसी भी देखिएगा तो इधर आपका सुपौल, सहरसा होते हुए इधर नीचे आ रही है। लेकिन आपकी दो नदियां, फल्गु जो आपकी गया से होके आपका गंग इधर आती है, जो आपकी लगभग खुसरूपुर के पास, फतुहा से थोड़ा आगे एक जगह है खुसरूपुर, वहां पर आपको गंगा में मिलती है। और साथ ही साथ जो सोन नदी है, ठीक है, जिसपे कोइलवर ब्रिज है, जो जिसपे आपका आरा है, ये आपकी दानापुर के पास मिलती है। तो सबसे लंबी जो आपकी नॉर्थ फ्लोइंग रिवर है दोस्तों, वो है आपकी सोन नदी, याद रखिएगा। सोन नदी का उद्गम भी कभी कभी पूछ देता है दोस्तों, तो याद रखिएगा आपका विंध्याचल के पर्वत श्रृंखला में जो अमरकंटक की पहाड़ियां हैं, वही आपकी सोन का उद्गम स्थल भी होगा। आज का लास्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, तो बोल रहा है कि कौन सा संविधान संशोधन है जिसमें आपका जो ईडब्ल्यूएस है, इकोनॉमिक बैकवर्ड जो आपकी क्लास थी, ठीक है, तो इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास को 10% जो आपका रिजर्वेशन दिया गया शैक्षणिक संस्थान और आपकी सार्वजनिक नियोक्ता में या नियुक्ति में, तो वो कौन से संविधान संशोधन में दिया गया था, याद रखिएगा। तो यहाँ पर है 102वां संविधान संशोधन, 104, 103, 105, चारों इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो याद रखिएगा। 102 संविधान, 102 जो आपकी सीए है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, उसने आपका जो एनसीबीसी यानी नेशनल कमीशन जो बैकवर्ड क्लास है उसको संवैधानिक दर्जा दे दिया है, तो इसलिए आपका 102 इंपॉर्टेंट है। 103 की बात करें तो यहाँ पर आपका ये सही जवाब होगा, जहाँ पर आपको 10% रिजर्वेशन की बात की गई है। आपका 104 जो है और 105, 105 की बात करें तो यहाँ पर देखिए आपको क्या किया गया है। 105 वो आपका कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जिसमें अभी आपको देखोगे तो एक राज्यों को एक छूट दी गई है कि आप अलग से जो है यहाँ पर अपने एक आरक्षण सूची बना सकते हो जो केंद्र से भिन्न होगा, क्योंकि अभी बीच में ऐसी स्थिति आ गई थी कि केंद्र सरकार ही आपका ओबीसी लिस्ट जारी करेगी और राष्ट्रपति ही उस चीज को डिसाइड करेंगे। इसको लेकर थोड़ा विवाद भी हो गया था, तो ये आप याद रखिएगा, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। आप कमेंट सेक्शन में अपने जवाब जरूर देतिए और साथ ही साथ आप अपने स्कोर को भी चेक कीजिए कि आपका फाइनल स्कोर कितना रहा है। अगर आपको सेशन अच्छा लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे, ज्ञानवर्धक लगे, तो दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि इसमें काफ़ी मेहनत लगती है दोस्तों। और फिर से मैं बोलूँगा, मौसम अच्छा है
तो पर्यावरण का भी थोड़ा ध्यान रखें, पेड़ ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं, सेशन को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद।